हमारा चल रहा था और इसमें हम पढ़ रहे थे जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक और है एग्रोबैक्टीरियम का, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस ये हम पढ़ेंगे। तो पहले तो एग्रोबैक्टीरियम है क्या ये हमें पता हो, उसके बाद हम उसमें क्या ऐसी चीज है जिसको हम जीन क्लोनिंग में काम में ले सकते हैं, या ये जीन क्लोनिंग में नहीं बल्कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में ले सकते हैं। हम उसका कौन सा पार्ट जो है वो रिप्लेस करें अच्छे पार्ट से, अच्छे डीएनए से, और हम उसको नई सेल में, नई प्लांट सेल में उसको डाल सकें। तो ये आपका पूरा एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें से पहले हमें ये समझना है कि एग्रोबैक्टीरियम है क्या। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक सॉइल इनहेबिटेंट है, मतलब सॉइल में रह सकता है, ग्राम नेगेटिव है, बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है, और ये किसको इन्फेक्ट करता है? वुंड के थ्रू, यानी कि घाव के थ्रू प्लांट्स के अंदर जा सकता है और क्राउन को इन्फेक्ट कर सकता है, स्टेम को और रूट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। ये खासतौर से डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म को इन्फेक्ट करता है। इसके अंदर होता क्या है, किसी भी प्लांट सेल की इसके अंदर पहुंचने से प्लांट सेल के अंदर बहुत प्रोलिफरेशन होता है, यानी बहुत तेजी से वृद्धि होती है प्लांट सेल की, और क्या होता है, इसके अंदर एक ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कहां पर? इन्फेक्शन की साइट। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरियम है और ट्यूमर कॉज करता है। कहां पर? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसे हम क्राउन गॉल कह सकते हैं, और इसकी होने वाली डिजीज को हम कह सकते हैं क्राउन गॉल डिजीज। लेकिन ये कभी भी मोनोकॉट्स को इन्फेक्ट नहीं करता, इट मीन्स ये केवल डाइकॉट्स को इन्फेक्ट करता है। तो क्यों ना हम इसके इस ऐसे पार्ट को, ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट को जो है वो अच्छे जीन में बदल सके। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको इसलिए यूज करना चाहते हैं। तो इस बैक्टीरियम से इसका जो मतलब है कि जो सॉइल इंडिपेंडेंट है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप जो बैक्टीरिया है वो गॉल कॉज करता है, वो किसके कारण करता है? क्योंकि इसके बैक्टीरियम में एक प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, टीआई प्लाज्मिड। ये यदि प्लांट सेल से इन्फेक्शन के टाइम पे प्लांट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है और फिर वो ट्यूमरस ग्रोथ को कॉज करता है। तो मेन इसकी जो थीम है वो ये है कि जो गॉल है वो कैसे बनता है। अब गॉल इंड्यूसिंग जो पार्ट है उसको हम निकालकर अच्छे जीन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इस टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर भी पता हो कि वो किस प्रकार का होता है। तो टीआई प्लाज्मिड कैसा है? मेनली ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, लार्ज है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हमने जब प्लाज्मिड कह दिया इसका मतलब ये ऐसा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। इसमें बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्योंकि हमने इसको प्लाज्मिड पहले ही बता दिया। तो प्लाज्मिड क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और जब प्लाज्मिड में हमें ये भी पता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं, वो हम क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एज ए वेक्टर हम उसको काम में ले सकते हैं, और यहाँ हम यही चाहते हैं कि टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर हम काम में लें। सर्कुलर है, लार्ज है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 120 to 160 मेगा डाल्टन है, और जो इसका साइज है वो है 150 to 230 किलो बेस पेयर। तो अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि ये किस तरीके का है, और इसमें भी कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स में से हम क्या चीज हटा दें और क्या चीज हम जोड़ दें, उसके अनुसार हमें वेक्टर डराइव करना होगा। तो हम कुल मिला के इस टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर काम में लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पहले टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर हमें पता हो। हमने बता दिया कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, लार्ज है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका ज्यादा है क्योंकि ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात इसमें बेस पेयर्स भी ज्यादा हैं, लेकिन इसके जीन्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं। एक प्लाज्मिड के अंदर बहुत सारे जीन हैं जो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने कहा क्योंकि ये ग्राउंड
क्राउन गॉल कॉज करता है, तो कौन सा पार्ट इसका गॉल कॉज करता है, कौन सी चीजें इसकी दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर की जा सकती हैं, किसके कारण ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाता है सेल, प्लांट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए से। तो ये सारे जो हैं वो टीआई प्लाज्मिड में जो उपस्थित जीन हैं उनके कारण होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये प्लाज्मिड है, ये जो है वो अपनी खुद की ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होता है, यानी इसके अंदर ओराई साइट भी होती है। जैसा कि हमने पहले प्लाज्मिड पढ़े थे एज ए वेक्टर जो हम काम में ले रहे थे, उन सभी प्लाज्मिड में ऐसी चीज थी। यहां भी हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो किस तरीके का होता है। तो एक टीआई प्लाज्मिड के अंदर ये हम टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसमें क्योंकि हमने कहा ये डबल स्ट्रैंडेड है, कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, जीन होते हैं। एक जो टीआई प्लाज्मिड का जो मेन पार्ट है वो है टीडीएनए। टीडीएनए जिसके अंदर ट्यूमर कॉजिंग जीन है, और एक केमिकल सिंथेसिस होता है जिसे कहते हैं ओपाइन। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला हम बना रहे हैं, और ये पार्ट हमने दो पार्ट बनाए हैं, इसके देख लीजिए आप। ये पूरा कहलाएगा टीडीएनए। इसमें कौन से पार्ट है? ये है ओपाइन सिंथेसिस वाला, और ये है ट्यूमर कॉजिंग जीन। तो इसको कहेंगे टूम और इसको कहेंगे ओपाइन सिंथेसिस, OS हम कह सकते हैं। अब ये ओपाइन कैसा है? या तो ये ऑक्टापाइन है या ये नोपालिन है। दो तरह के प्लाज्मिड इसमें पाए जाते हैं, ऑक्टापाइन प्रोड्यूसिंग है या फिर ये नोपालाइन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड है। तो दो तरह के प्लाज्मिड, और दो तरह के ही हम ये कह सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी हम देंगे अभी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेंस में कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसकी जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए। इसमें ओपाइन सिंथेसिस, तो यहाँ वो पार्ट ऑक्टापाइन भी हो सकता है और नोपालिन भी हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टीडीएनए है वो दोनों तरफ, यानी इन दोनों साइड्स में जो है वो बॉर्डर सीक्वेंस से बाउंडेड है। तो ये हो गया बॉर्डर सीक्वेंस। ठीक है, हमने इसमें कहा कि कुछ जीन्स अलग अलग हैं, जैसे यहाँ आएगा ट्राजीन। हम पहले इन जीन्स को बना देते हैं, फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस किस जीन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्राजीन के बाद यहाँ आता है यहाँ हमने ओपाइन सिंथेसिस लिखा है, यहाँ आता है ओपाइन ओसी का मतलब है OCC। इसे हम कह रहे हैं ओपाइन कैटाबोलिज्म। अब ओपाइन कौन सी हो सकती है? ऑक्टापाइन या नोपालिन, दो तरह की हो सकती है। तो हम इसको अलग अलग बनाएंगे डायग्राम को। अभी हमने एक ही में बनाया है इसे, यहां से इसको बताते हैं। और ये हम बता रहे हैं आपको यहां सिर्फ ऑक्टापाइन वाली, ऑक्टापाइन, जिसमें हम इस ओपाइन को पहले ही कह रहे हैं ऑक्टापाइन। ठीक है, क्योंकि ओपाइन जिस तरह की सिंथेसिस की जा रही है इसके द्वारा, प्लाज्मिड के द्वारा दो तरह की ओपाइन जो है वो सिंथेसिस की जा रही है। तो वो कौन सी है? ऑक्टापाइन और या फिर नोपालाइन। तो हम ऑक्टापाइन को बना रहे हैं, अलग अलग इनके डायग्राम देंगे दोनों के। और फिर यहां आता है INC। इसके बाद एक जीन जो कि इसके ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, ओराई, और ये है ऑक्टापाइन कैटाबोलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन। और इसके बाद आता है वे जीन। ये अलग अलग तरह के जीन हैं जो अपनी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर है। और
इस टीआई प्लाज्मिड में आप देख रहे हो कि टुम से लेकर ऑक्टापाइन सिंथेसिस यानी टीडीएनए के अंदर क्या क्या चीज है। तो ये है देखिए टीडीएनए। अब हम यहाँ इनको अलग अलग लिखेंगे कि किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो टीडीएनए है उसमें क्या पार्ट आ रहे हैं, टुम यानी ट्यूमर कॉजिंग जीन और ऑक्टापाइन सिंथेसिस जीन। टीडीएनए जो है वो दोनों तरफ से बॉर्डर सीक्वेंस से बाउंडेड है। देन इसके बाद आता है ट्रांसफर जीन। टुम जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्यूमर कॉजिंग जीन है इसके अंदर, और ऑक्टापाइन सिंथेसिस। ऑक्टापाइन एक्चुअली ओपाइन क्या है, या हम यहाँ ऑक्टापाइन कहें तो ऑक्टापाइन क्या करती है कि ये जो है वो ट्यूमरोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और क्या ये टुम जीन जो है वो ट्यूमरोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ओपाइन क्या करती है कि एक्सेस अमाउंट में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन प्रोड्यूस करती है। ये जीन जो है वो केवल इसके लिए ही है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए। तो जब आपको मालूम है कि किसी भी सेल के अंदर ये चीज, किसी भी जीन के अंदर ये पाया जा रहा है और दूसरे प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में क्या की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी। और जैसे भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाएगी तो क्या होगा, वहां पर सेल्स की संख्या में लगातार वृद्धि होगी और वो क्या होगा, सेल एक ट्यूमर का जो ट्यूमर की तरह वो वर्क करने लग जाएगा। वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें बनेंगी, सेल्स तेजी से वृद्धि करेंगी और वहां पर क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। तो यहाँ हम इसको ही बताना चाहते हैं कि इसके कारण, इस वाले जीन के कारण, ट्यूमर कॉजिंग जीन और ऑक्टापाइन सिंथेसिस उसको इंड्यूस करने के लिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन प्रोडक्शन जो जीन है उसके कारण ये ज्यादा मात्रा में स्रावित होते हैं और ये ट्यूमर जो जीन है, टुम जो जीन है वो उसको इंड्यूस करता है और दोनों मिलकर ये काम करते हैं और क्या करते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं। तो एक तरीके से ये कहना चाहिए कि ये जो डिजीज है या जो क्राउन गॉल डिजीज है वो किसके कारण हो रही है, केवल और केवल इस टीडीएनए के कारण हो रही है। लेकिन इसमें और भी चीजें रेस्पॉन्सिबल है। टीआई प्लाज्मिड जो है, ये टीआई प्लाज्मिड है विद ऑक्टापाइन, क्योंकि हमने इसको ऑक्टापाइन सिंथेसिस जीन को लिया है, दूसरे में हम नोकालाइन जीन होंगे। तो यहाँ अलग अलग जीन किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये समझ लीजिए। ये जो प्लाज्मिड है टुम वो ट्यूमरोजेनेसिस के लिए, ऑक्टापाइन जो है वो किसकी सिंथेसिस के लिए, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए। और इसके बाद आता है आपका ट्राजीन। ट्राजीन है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के समय इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर किया जा सके, यानी ये प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के समय एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सके। तो ट्राजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के टाइम में वो ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर है ओसीसी, ओसी कैटाबोलिज्म। तो ओसीसी जीन क्या है, ये ओसीसी जीन है फॉर कैटाबोलिज्म, ओसीसी फॉर ऑक्टापाइन कैटाबोलिज्म। जब कोई किसी चीज की सिंथेसिस होगी तो उसका कैटाबोलिज्म पूरी तरीके से होगा, है ना, यानी सिंथेसिस है इसका मतलब ये कैटाबोलिज्म भी इसका पूरा होगा। तो ये ओसीसी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबोलिज्म ऑफ ऑक्टापाइन। देन आता है इसमें आईएनसी। आईएनसी जीन क्या है, आईएनसी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉम्पेटिबिलिटी अमंग प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उनकी इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है ओराई जीन। ओराई जीन जो है वो ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। किसी भी प्लाज्मिड में हम कहते हैं ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट हो सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, रेप्लिकेशन की इसके अंदर पावर है, इसका मतलब इसके अंदर ओराई जीन होना चाहिए। और विर जीन किस लिए है, ये लास्ट में जो विर जीन है, विर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड विद क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ प्लांट सेल। मतलब ये जो जीन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसका ट्रांसफर किया जा सके किसमें, प्लांट सेल, क्योंकि वो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, कहां से, घावों के थ्रू ये जाता है प्लांट के अंदर और प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करता है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफर के लिए इस प्लाज्मिड के, और किसमें, प्लांट सेल के अंदर। और प्लांट सेल के अंदर भी जाकर
उसके क्रोमोसोमल डीएनए से इंटीग्रेट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंटीग्रेट होकर ही ये अपना इफेक्ट, टीआई प्लाज्मिड का इफेक्ट उसके अंदर दिखाता है प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट सेल प्रोलिफरेट होती हैं और वहां पर क्या बन जाता है, इन्फेक्शन की जगह क्राउन गॉल बन जाता है। तो यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड है कुल मिला के ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट इसका ये है, बाकी सारे जो जीन्स हैं इसके इसी में सहयोग करते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट तो यही है, कौन सा, ये, और ऑक्टापाइन सिंथेसिस जहां पर कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कारण सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, ये जीन ट्रांसफर जीन कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, और ओसीसी जीन फॉर ऑक्टापाइन क्या बोले थे, आईएनसी जीन, ये तो सारे जीन हमारे अंदर भी बहुत सारे जीन हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें हमारा कौन सा पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे पार्ट इसके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसका जो खराब जीन है वो कौन सा हुआ, ये। ठीक है, तो ये जो टी डीएनए है इसी में ही हम परिवर्तन करके इसे एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं। तो हमारा जो इसका जो मतलब है निकालने का, पढ़ने का, वो क्या है कि इस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड को हम टी डीएनए को रिप्लेस करें इच्छित जीन से। ठीक है, हमारा वो आएगा टॉपिक, पर अभी हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि टी डीएनए को, क्योंकि ये ट्यूमर कॉजिंग पार्ट है, इसको हम निकालेंगे और अच्छे जीन से इसको रिप्लेस करेंगे, अच्छा जीन यहाँ जोड़ेंगे और फिर इसको हम प्लांट सेल के अंदर किसमें काम में लेंगे, अच्छे जीन के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम प्लांट सेल के अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में क्यों डालेंगे, एनिमल सेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि प्लांट जो है ये केवल प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे एग्रोबैक्टीरियम को हम फिर प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये हम चाहते हैं। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट था ये हमने बना लिया टीआई प्लाज्मिड का। इसके बाद हम बना रहे हैं नोपालिन टीआई प्लाज्मिड। हम दो तरह के प्लाज्मिड बनाएंगे इसके अंदर। ये जो प्लाज्मिड है हमारा, ये है 2,13,000 बेस पेयर। इसके अंदर 2,13,000 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस ACH5, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया है, इसका केवल टीआई प्लाज्मिड जो ऑक्टापाइन सिंथेसिस वाला है। इसके अलावा अब हम दूसरा और बनाते हैं, है वो टीआई प्लाज्मिड बना रहे हैं और वो है नोपालिन सिंथेसिस से रिलेटेड। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी लार्ज डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए है ये टीआई प्लाज्मिड। कौन सा, लेकिन ये नोपालिन सिंथेसिस, टीआई प्लाज्मिड फॉर नोपालिन। ये हमने ऑक्टापाइन का बताया है, ये नोपालिन का है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो टी डीएनए है वो ऐसा का ऐसा है। ये हेटोम डीएनए यानी जीन का, इस प्लाज्मिड का ट्यूमर कॉजिंग पार्ट। इसके बाद ये आता है इसके अंदर, यहाँ ऑक्टापाइन सिंथेसिस का है, ये नोपालाइन सिंथेसिस है। हम इसको NS भी कह सकते हैं, सिंथेसिस जीन। ये दोनों ही जीन क्या कहला रहे हैं, ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट मिला के कहलाते हैं टी डीएनए। यहाँ भी हमने इसको टी डीएनए किया है और ये भी टी डीएनए। क्यों टी डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर कॉजिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये दोनों ही बॉर्डर सीक्वेंस से बाउंडेड है, और ये दिखा रहे हैं, ये भी दोनों बॉर्डर सीक्वेंस, दोनों तरफ इसके बॉर्डर सीक्वेंस पाया जाता है। बॉर्डर सीक्वेंस क्यों है, हम यदि इसको यहाँ से काटते हैं, हमें काटने के लिए चाहिए ये अच्छा जीन है
हम अच्छा वो है बॉर्डर सीक्वेंस कि यदि हम इसको बीच में से काटें तो दूसरी चीज जो है इससे अफेक्टेड नहीं रहती। तो हमारा ये एक कहना चाहिए एक अच्छी बात है इसके अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर। इस प्लाज्मिड की जो साइज है वो 1,94,000 बेस पेयर्स लंबाई है। कुल मिला के इसकी जो पूरी लेंथ है वो 1,94,000 बेस पेयर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट भी इससे कम है लेकिन हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला है। इसके बाद इसके अंदर कुछ सीक्वेंस ऐसे आते हैं, जैसे हमने कहा नोपालिन सिंथेसिस, तो यहाँ आएगा इसमें नोपालिन कैटाबोलिज्म जीन, यानी NCC, नोपालिन कैटाबोलिज्म जीन। इसके बाद आता है ट्राजीन, यहाँ इसमें 2 ओराई साइट्स होती हैं। दो ओराई जीन हो गए, इसके बीच में यहाँ आता है INC, और ये जीन हम बता चुके हैं। INC किस मतलब का है? इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए। देन आता है वीड जीन, तो इसके अंदर भी वो की वही चीजें हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस C58, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस C58, ये इसका एग्जाम्पल है इसका। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, ये भी डबल स्ट्रैंडेड लार्ज सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। और फॉर ओपाइन सिंथेसिस, ओपाइन कौन सी है इसकी? नोपालिन। और ओपाइन हमने एक ही बात बता दी आपको क्या है। ओपाइन इज ऑक्टापाइन इज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब बनती है तो क्या होगा? सेल प्रोलिफरेशन होगा। सेल प्रोलिफरेशन के कारण ही टुम जीन जो है वो ट्यूमर कॉजिंग करता है। तो कुल मिला के ये वाला जो पार्ट है वो टीडीएनए दोनों तरफ से बॉर्डर सीक्वेंस से घिरा हुआ है, दोनों साइड में। आइदर साइड ऑफ द टीडीएनए इज बाउंडेड बाय बॉर्डर सीक्वेंस। देन क्या आता है? नोपालिन कैटाबोलिज्म जीन, वही पार्ट कि इसका सिंथेसिस हो रहा है, कैटाबोलिज्म पूरा होगा। फिर इसके बाद एक पार्ट है जो कि ट्राजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। और फिर INC जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड अमंग बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के अंदर ही इनकी प्लाज्मिड की इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओराई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ओराई जब नहीं होगा यानी कि ऑटोनोमस रेप्लिकेशन नहीं होगा तो हम उसे प्लाज्मिड नहीं कह सकते। प्लाज्मिड की पूरी कहना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट बात ही ये है कि इसमें ओराई रीजन होना चाहिए। ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होगा तो ही जाके ये हम एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं और उसको जीन क्लोनिंग में इसकी मदद ले सकते हैं। एंड वीड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड टू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल सारे के सारे हमने कहा कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। इस जीन की उपयोगिता क्या है कि ये जीन जब तक जो है वो ट्रांसफर से इससे भी हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर यहाँ किससे हो रहा है? ये केवल बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के टाइम ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये वाला जीन क्या है? वीड जीन जो है वो ट्रांसफर भी हो रहा है प्लाज्मिड में, लेकिन प्लांट सेल के अंदर। और प्लांट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए से इसकी इंटीग्रेट होने की भी कैपेसिटी है। इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक ये अपने प्लाज्मिड के जो लक्षण हैं वो वहां पे दिखाई नहीं देंगे। ये प्लाज्मिड जो है वो टुम जीन के कारण क्या करेगा? ट्यूमर कॉज करेगा। जो ट्यूमर कॉजिंग पार्ट है इसका, उसके जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ आएंगे? प्लांट सेल के अंदर आएंगे, और तभी वो उसके अंदर ट्यूमरस ग्रोथ होगी और ट्यूमर वॉल को कॉज करेगा। तो यहाँ हमने क्या बताया आपको? केवल टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर
तो बैक्टीरियम कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस क्या है, उसकी हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें किस तरह बनाना है, वेक्टर के अंदर इच्छित जीन को जोड़ना है। तो यहां हमने टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्यों बताया है कि ये जो पार्ट है इसका टी डीएनए, वो इसका खराब जीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है प्लांट के अंदर। यदि इस जीन को रिप्लेस कर दें इच्छित जीन से तो बाकी सारे काम तो ये कर ही रहा है। वीर जीन इसके अंदर है तो ये अच्छा पार्ट जो है वो ना तो यहाँ पर ट्यूमर कॉज करेगा, ऑक्टापाइन सिंथेसिस नहीं होगी, यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की एक्सिस मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोलिफरेशन नहीं होगा, तो ट्यूमर भी नहीं बनेगा। तो केवल और केवल इस जीन को हमें रिप्लेस करना है अच्छे जीन से, डिजायर्ड जीन से, और इस टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर हम काम में ले सकते हैं। थैंक यू।